गुड इवनिंग। ओके, तो ये हमारा तीसरा क्लास है सीजीजी के, जो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री वाला पोर्शन। तो उसमें हम लोग कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन से इंसिडेंट इम्पोर्टेंस थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थे। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि अलग-अलग जगहों में जो है बैन किया गया बहुत सारे जो फॉरेन गुड्स है उसको, अदालतों का बहिष्कार किया गया, टाइटल्स को जो है रिफ्यूज़ किया गया, तो उसके जगह में कुछ राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना की गई। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस किया था। आज के इस क्लास में हम जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ अलग-अलग तरह के जो है आश्रम को इस्टैब्लिश किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया में, ठीक है? तो उसको हम देखते हैं कि कौन-कौन से आश्रम कहाँ-कहाँ इस्टैब्लिश किया गया। Okay, so establishment of ashrams. The Satyagraha ashram was established for the training of Satyagrahis, नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स। तो देखो उस समय में महात्मा गांधी का ये रूल था, या बेसिकली उनका ये एक मानना था कि जो भी प्रोटेस्ट किया जाएगा वो नॉन वायलेंट तरीके से जो है किया जाएगा। तो इन आश्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि इसको इस तरह से स्टैब्लिश किया जाए कि जो पार्टिसिपेंट्स या जो प्रोटेस्टर आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और आगे के जो भी आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया जाएगा, उन सत्याग्रहियों के द्वारा नॉन वायलेंट तरीके से किस तरह से जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसके लिए ट्रेंड किया जाना था। इसका मेन जो मोटिव था यही था, ठीक है, इन आश्रम्स का। तो जैसे कि ये सत्याग्रह आश्रम इसीलिए स्पेशली जो है स्टैब्लिश किया गया था रायपुर के क्षेत्र में, और ये इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 7 फरवरी 1921 को, 1921 को, और इसके फाउंडर थे सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो आपको इसको खास तौर पे याद रखना है। इसका मेन मकसद क्या था कि जो सत्याग्रही हैं उनको ट्रेंड करना, ताकि वो आगे की जो भी वो है प्रोटेस्ट है उसको किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा और कैसे अहिंसा का पालन किया जाएगा, उसके आधार पर जो है इसको तैयार किया जाएगा आगे आने वाले जो सत्याग्रही हैं उनके लिए। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछता है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जो है सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया गया। कब किया गया, तो 7 फरवरी 1921 को। कहाँ किया गया, तो रायपुर में किया गया। इसी तरह के क्वेश्चन जो है इसमें आता है। तो उस एरिया के जो रीजनल जो यूथ है, युवक हैं, जो क्षेत्रीय युवक हैं, उनको एक तरह का ट्रेनिंग देना था। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो डॉक्टर शोभा राम देवांगन एक नाम है जो फेमस है, विशंभर पटेल, श्यामलाल सोम, परदेसी राम, ये सारे लोग आगे चल करके एक यहाँ पर जंगल सत्याग्रह हुआ था सिहावा नगरी में, धमतरी के आसपास में। तो इन लोगों को ट्रेन किया गया था, और यही जो ट्रेनी प्रोटेस्टर है वो आगे चल करके सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह को लीड किया गया था, ठीक है, इनके द्वारा। तो इसका फायदा यही हुआ कि सत्याग्रह आश्रम में रह करके ये ट्रेंड हुए और आगे चल करके अलग अलग आंदोलनों में पार्टिसिपेट किए। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन आश्रम, मतलब कि असहयोग आश्रम जो है इसकी स्थापना की गई, और इसका स्थापना भी जो है रायपुर में ही हुआ। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया। इसको भी दोनों के जो फाउंडर थे वो सेम है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये भी 1921 में ही इसको किया गया। हालांकि जो है ये रायपुर में ही है। दोनों तीनों जो आश्रम की व्यवस्था की गई या स्थापना की गई वो तीनों रायपुर में ही है। नॉन कोऑपरेशन आश्रम या असहयोग आश्रम कहा जाता है इसको, असहयोग आश्रम। ठीक है, एक और आश्रम है खादी आश्रम। तो ये जो खादी आश्रम है ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह और वामन राव लाखे, ये दो नेताओं ने मिल करके 1921 में रायपुर में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था खादी आश्रम का। ठीक है, कौन कौन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और वामन राव लाखे। इसके अलावा जो है रायपुर के अलावा भी कुछ और क्षेत्रों में जो है इसी तरह के खादी आश्रम बनाए गए। जैसे बिलासपुर में भी जो है खादी आश्रम बनाए गए इसी 1921 में, और इसकी स्थापना की थी ई राघवेंद्र राव और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, इनके द्वारा बिलासपुर में इसकी स्थापना की गई थी।
ठीक है, एक और खादी आश्रम जो है बनवाया गया था राजिम और धमतरी के क्षेत्र में। और यहाँ पे दोनों को जो है स्थापना करवाया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो खादी आश्रम सिर्फ रायपुर में ही नहीं बल्कि रायपुर के अलावा बिलासपुर, राजिम और धमतरी इन जगहों पर भी जो है इस तरह के आश्रम को इस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था। तो रायपुर वाले को तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह और वामन राव लाखे ने जो है इस्टेब्लिश कराया। बिलासपुर में दो नेता थे, ई राघवेंद्र राव और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, इन दोनों ने बिलासपुर में खादी आश्रम चलाया। राजिम और धमतरी ये दो जगह में खादी आश्रम जो बने थे उसको पंडित सुंदर शर्मा ने करवाया था। ठीक है, इनका मेन मकसद था खादी के उपयोग के लिए लोगों को अवेयर करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और चरखा चला करके अपने जो कपड़े हैं वो खुद तैयार करने की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है इन खादी आश्रमों में। ठीक है, ताकि लोगों के मन में जो है स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जो लगाव है वो बढ़े और देशभक्ति की भावना को स्टैब्लिश किया जा सके, ये इसका मूल उद्देश्य था। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हो स्टैब्लिशमेंट ऑफ आश्रम में सत्याग्रह आश्रम, असहयोग आश्रम और खादी आश्रम, तीन तरह के आश्रम जो है प्रमुख रूप से रायपुर और बिलासपुर, राजिम, धमतरी के क्षेत्र में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे हम बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद में जो है इसी असहयोग आंदोलन के तहत मद्य निषेध कार्यक्रम चलाया गया। अब मद्य निषेध कार्यक्रम क्या है? इसमें जो है जो लिकर है या अल्कोहल है उसको प्रोहिबिटेट किया गया। बेसिकली जो है इसकी वजह से जो शराब है वो कहीं ना कहीं जो है नैतिकता को जो है हनन कर रहा था। तो जो नेता थे उनका मानना था कि शराब को एक तरह से बैन किया जाए, या शराब जो पदार्थ है या मादक पदार्थ है उनके दुकानों के समक्ष जो है उनके साथ दुकानों के सामने धरना दिया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए और उसको जो है रोका जाए, उसके सेलिंग को जो है बैन किया जाए। ठीक है, तो ये मद्य निषेध कार्यक्रम चलाया गया, लोगों में अवेयरनेस जो है फैलाया गया। तो ये अलग अलग जगहों में कुछ कुछ कार्यक्रम किए गए। जैसे रायपुर की अगर हम बात करें तो एक बड़ी जो है आम सभा हुआ, मास मीटिंग हुआ, जो कि जन समूह था बहुत बड़ा, और जिसके लिए जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन, ठीक है, मौलाना कुतुबुद्दीन, ये दो लीडर थे जिन्होंने रायपुर में एक बड़ा मीटिंग, एक आम सभा को ऑर्गेनाइज किया गया 7 फरवरी 1921 को गांधी चौक में। ठीक है, जहां पर इसके पहले जो मैं बताया था महात्मा गांधी आए थे और जिस चौक में जो है भाषण दिया था जब उनके फर्स्ट अराइवल था छत्तीसगढ़ में, तब तो बाद में वो गांधी चौक के नाम से जाने लगे। तो उसी गांधी चौक में 7 फरवरी 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा और मौलाना कुतुबुद्दीन, ये दो नेताओं ने जो है मद्य निषेध कार्यक्रम चलाया। ठीक है, इसके बाद में जो है कुतुबुद्दीन को जो है जो रायपुर रेलवे स्टेशन है वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके जो आम सभा हुआ उसके तुरंत बाद में। ठीक है, कुतुबुद्दीन को, पंडित सुंदरलाल शर्मा को यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन मौलाना कुतुबुद्दीन अरेस्ट हो चुके थे। तो आपको ध्यान में ये रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कि मद्य निषेध कार्यक्रम किस नेता के द्वारा चलाया गया या कहाँ चलाया गया। तो रायपुर में गांधी चौक में हुआ फरवरी 1921 में, और दो नेता का नाम याद रखना है आपको, पंडित सुंदरलाल शर्मा और मौलाना कुतुबुद्दीन, जिसमें से मौलाना कुतुबुद्दीन को अरेस्ट किया गया था। बिलासपुर की अगर बात करें तो बहुत फेमस ये क्वेश्चन है, ये कई बार सीजीपीएससी में रिपीट हुआ है। और ये जो कुतुबुद्दीन वाला है इसको भी अभी रिसेंटली सीजीपीएससी का एक एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें ये पूछा गया है। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक धरना दिया गया, प्रोटेस्ट किया गया। हीरालाल कलार थे, उनकी एक शराब की दुकान थी, शराब भट्टी। तो हीरालाल कलार के जो शराब भट्टी है वो सदर बाजार जो एरिया है बिलासपुर का, वहां पे था, और उसी जगह पे जो है प्रोटेस्ट किया गया, उसके सामने धरना दिया गया। तो ये एक फेमस जो इंसिडेंट है वो बिलासपुर में हुआ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखना है, कई बार पूछता है कि किसके शराब भट्टी के सामने जो है धरना दिया गया। तो हीरालाल कलार, इनका नाम याद रखना है, इनका लिकर शॉप था या इनका शराब की भट्टी थी, वहां पे धरना दिया गया। दुर्ग की अगर हम बात करें तो दुर्ग में कई जगहों में जो है शराब, गांजा, अफीम इस तरह की नीलामी होती थी। तो उसकी नीलामी में जो है एक तरह से बोलना चाहिए, उस नीलामी को रोकने का जो है उद्देश्य से यहाँ पर धरना दिया गया। सो
नो वन पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन ऑफ लिकर, गांजा जो कैनबिस है, और ओपियम है, अफीम जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो नीलामी होती थी ताकि लोगों तक ये पहुंच सके और लोग जो है नशे में धूत हो सके और कहीं से भी जो है असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट ना कर पाए। इसके लिए जो है ये एक तरह का ब्रिटिशों का साजिश था, ठीक है। और इससे जो व्यापारी लोग थे उनका फायदा भी होता था, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को रोकने की कोशिश थी नेताओं के द्वारा, जो सत्याग्रही हैं उनके द्वारा। तो इस नीलामी में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एक तरह का ये सक्सेसफुल जो है पार्टिसिपेशन था दुर्ग में, ठीक है। धमतरी में अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे उन्होंने शराब दुकान की जो सामने नीलामी होती थी उसको रोकने में एक तरह से सफल हुए थे। तो हालांकि दुर्ग और धमतरी का जो इंसिडेंट है उसको किसी भी तरह से पॉइंट आउट करके क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा है। जैसे कि धमतरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख लोग थे उसमें सुंदरलाल शर्मा थे, जिन्होंने जो है ये जो प्रोटेस्ट है वो किया था। और यहाँ पर जो धमतरी के जो कलार जो कम्युनिटी के लोग हैं वो ज्यादातर जो है शराब का बिजनेस करते थे, और उसको जो है रोकने के लिए सुंदरलाल शर्मा ने अवेयरनेस फैलाया था। इसके अलावा छोटेलाल श्रीवास्तव जो थे वहां के नेता, उनके द्वारा भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है, तो रायपुर में जो है गांधी चौक में प्रोटेस्ट किया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा और मौलाना कुतुबुद्दीन के द्वारा। बिलासपुर में हीरालाल कलार के शराब भट्टी में जो है धरना दिया गया सदर बाजार में। दुर्ग में नीलामी को रोका गया। धमतरी में भी जो है नीलामी को रोका गया पंडित सुंदरलाल शर्मा और छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा में, ठीक है। धमतरी के जो कलार कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने जो है शराब के धंधे को जो है एक तरह से छोड़ दिया था। इसके बाद में अवेयर होने के बाद में उन्होंने कंप्लीटली जो है शराब के बिजनेस को त्याग दिया था धमतरी के क्षेत्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और इंसिडेंट हुआ, गोवध निषेध कार्यक्रम चलाया गया। तो देखो उस समय में क्या है कि गौ हत्या होती थी, और उस गौ हत्या को रोकने के लिए जो है एक तरह का ये पहला मूवमेंट था जो कि छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। इसके जो इनिशिएटर थे या प्रारंभकर्ता थे उनका नाम था महंत नैनदास। महंत नैनदास जो है सतनाम पंथ, जो गुरु घासीदास का पंथ है, गुरु घासीदास जी के द्वारा जो पंथ शुरू किया गया था उसके जो है गुरु थे महंत नैनदास। इनके द्वारा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान में रखना है। ये सीजी व्यापम का क्वेश्चन था 2016 के एक एसीएच जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। तो महंत नैनदास इसके इनिशिएटर थे, जो गौवध निषेध कार्यक्रम है उसका। उनके द्वारा जो है महंत नैनदास के द्वारा जो है अपने कम्युनिटी के लोगों को जो है मादक पदार्थों का जो सेवन करने के लिए उन्होंने रोका था, या एक तरह का आदेश दिया था कि आप सेवन ना करें करके। तो इसके लिए भी क्रेडिट दिया जाता है महंत नैनदास को जो है, जैसा कि मद्य निषेध कार्यक्रम में इनका भी एक रोल रहा महंत नैनदास का, लेकिन साथ ही साथ इनका नाम आता है गोवध निषेध कार्यक्रम को इनिशिएट करने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ को स्लॉटर प्रोहिबिशन। तो बेसिकली जो है गौवध निषेध के लिए ये छत्तीसगढ़ का पहला जो है ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट माना जाता है, पहला जो है संगठित आंदोलन माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि छत्तीसगढ़ में पहला गौवध निषेध का संगठित आंदोलन या ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट किस समय किया गया, तो ये 1920-21 की बात है। और ये जो है किसका पार्ट है बोलेंगे तो आपको याद रखना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही पार्ट माना जाता है, जो कि महंत नैनदास के लीडरशिप में जो है शुरुआत किया गया था या इनिशिएट किया गया था, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक। एक और इंसिडेंट हुआ, अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन मूवमेंट। अस्पृश्यता जो आंदोलन है या अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन है, जो उस समय छुआछूत का जो दौर था, ये बहुत सालों से, हजारों सालों से चला आ रहा है, और अभी भी कुछ जगह में ये चीज आपको दिखाई देगा। उस समय हद से ज्यादा था, और महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि लोग छुआछूत के लिए जो है, क्योंकि छुआछूत करते रहेंगे एक दूसरे से जो है दूरियां बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं संगठन जो है कमजोर हो जाएगा, और आंदोलन में जो है पार्टिसिपेशन लोगों का तितर बितर होगा। और इसलिए जो है महात्मा गांधी चाहते थे कि लोगों में एकजुटता हो, और इसलिए ये चीज को दूर करना भी बहुत जरूरी था। तो उन्होंने ट्राई किया था। महात्मा गांधी तो नेशनल लेवल पे ये काम कर ही रहे थे, लेकिन उससे उनसे पहले ही बल्कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है इस काम को अपने हाथ में लिया था। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना जो है बहुत ज्यादा थी, स्पेशली जो
हरिजनोद्धार की जो किया था उस समय में पंडित सुंदरलाल शर्मा को इसका क्रेडिट दिया जाता है। तो उन्होंने जो है इसका संचालन किया था। तो लीडर का नाम आपको याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इसीलिए इनको छत्तीसगढ़ के महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, गांधी अब छत्तीसगढ़ कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को, क्योंकि उन्होंने छुआछूत की भावना के लिए या अस्पृश्यता आंदोलन या हरिजन उद्धार के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। उन्होंने 1918 में जो है ये काम शुरू कर दिया था और ये बाद में धीरे धीरे चलते हुए ये असहयोग आंदोलन तक पहुंचा था। ठीक है, इसके अलावा इसी समय जो है जब ये असहयोग आंदोलन का पार्ट बना, तब पंडित छविराम चौबे, तो पंडित छविराम चौबे ने जो है, कई जगह इनको छवि लाल चौबे करके मेंशन किया गया है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में छविराम चौबे बोला गया है। इन्होंने 21 दिनों का फास्ट रखा था। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और छविराम चौबे, ये दोनों का पार्टिसिपेशन था अस्पृश्यता आंदोलन का, और इन्होंने 21 दिनों का उपवास रखा था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पंडित छविराम चौबे के द्वारा 21 दिन का उपवास रखा गया ताकि लोगों में जो है एक तरह से इसको लेकर के, अस्पृश्यता को लेकर के अवेयरनेस आए और लोगों में जो है छुआछूत की भावना कम हो सके। ठीक है, इसके अलावा दुर्ग के क्षेत्र में भी ये काम किया गया था, और जो सतनामी गुरु थे महंत नैनदास, जिसके बारे में अभी मैंने बोला मद्य निषेध कार्यक्रम में, उनका भी एक तरह का आह्वान था यहाँ पर कि मादक पदार्थों से दूर रहिए, और सतनामियों को जागरूक करने का काम भी उन्होंने किया था। तो यहाँ पर बेसिकली जो है अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन में प्रमुख नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा 1918 में शुरू किया। फास्टिंग किसने किया? तो छविराम चौबे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अगर हम बात करें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग अलग क्षेत्र से लीड करने वाले कुछ नेताओं का नाम एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बिलासपुर में एक नाम है सदाशिवराव हरपाल। ठीक है, तो सदाशिव राव हरपाल नामक एक युवक थे जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था बिलासपुर के क्षेत्र में। कौन से आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि असहयोग आंदोलन के समय बिलासपुर क्षेत्र में किस नेता ने जो है नेतृत्व किया? तो सदाशिवराव हरपाल, एक नाम ये आता है। दूसरा है मनोहर लाल शुक्ल, ये कटघोरा जो कोरबा का एरिया है वहां पर मनोहर लाल शुक्ल नाम के एक नेता ने जो है इसको लीड किया था। मुंगेली में गणपत लाल ने, अब ये सारे क्वेश्चन को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है व्यापम और सीजीपीएससी के अलग अलग एग्जाम में। मुंगेली में गणपत लाल ने लीड किया। जांजगीर चांपा क्षेत्र में हफीज जी ने जो है लीड किया था इसको। रतनपुर में पुरुषोत्तम दास एक इंजीनियर थे, उनके द्वारा जो है इसको लीड किया गया था इस आंदोलन को। ठीक है, तो जितना हो सके याद रख सकते हो या एटलीस्ट एक बार आप देख सकते हो, जिसमें से ये रतनपुर और बिलासपुर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सदाशिवराव हरपाल और पुरुषोत्तम दास जो कि रतनपुर क्षेत्र को बिलोंग करते हैं और उन्होंने लीड किया था। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, कुछ और इंसिडेंट अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो एक तो इंसिडेंट हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का, जो अरेस्ट हुए थे। माखनलाल चतुर्वेदी देश के जो है बड़े कवियों में से एक नाम है, इनके बारे में पिछले क्लासेस में भी बात किया हूं। इनका एक भाषण बहुत फेमस हुआ था उस समय में। बिलासपुर में एक जगह है सनिचरी बाजार, ठीक है, उसको सनिचरी पड़ाव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सनिचरी बाजार है वहां पर इन्होंने अपना एक ओजस्वी भाषण दिया था, एक स्पीच दिया था, और उस स्पीच के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये इंसिडेंट बहुत फेमस इंसिडेंट है और कई बार एग्जाम में पूछता है। एक्चुअल में यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, बिलासपुर जिला राजनैतिक सम्मेलन। ठीक है, तो ये जो बिलासपुर जिला राजनैतिक सम्मेलन है, यहाँ पर उन्होंने एक भाषण दिया था। ये कहाँ हुआ था? सनिचरी पड़ाव या सनिचरी बाजार, बिलासपुर में। 12 मार्च 1921 का ये ऑर्गेनाइजेशन था या उस दिन का ये कॉन्फ्रेंस था। उसके बाद में जब ये स्पीच दिए तो लगभग 2 महीने के बाद 12 मई 1921 को 1921 को इनको जो है जबलपुर से अरेस्ट किया गया। कहां से अरेस्ट किया गया? जबलपुर से, 12 मई 1921 को। देखो, कॉन्फ्रेंस हुआ था 12 मार्च को और अरेस्ट हुए थे ये 12 मई को। कहां अरेस्ट हुए थे? जबलपुर में। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्फ्रेंस बिलासपुर का है, अरेस्ट हुए जबलपुर में, और वापस इनको बिलासपुर के ही जेल में ला करके इनको कैद किया गया। ठीक है,
अब रीजन क्या था? तो गिविंग अ रिवोल्यूशनरी स्पीच अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने एक जो है ओजस्वी भाषण दिया था, जिसकी वजह से जो है इनको अरेस्ट किया गया, ये रीजन था उसका। इनको पनिशमेंट जो है दिया गया था 5 जुलाई 1921 को। 12 मई को तो अरेस्ट हो गए थे, लेकिन बाद में 5 जुलाई को जब इनको पनिशमेंट दिया गया, तो इनका जो पनिशमेंट था वो था 8 महीने का इम्प्रिजमेंट। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट दिया गया था 8 महीने का। तो फाइनली जाकर के 4 मार्च 1922 को जो है ये रिलीज हुए थे, और ये जबलपुर जेल से जो है रिलीज किया गया था, वहां से ये छूटे थे। ठीक है, एक सेकंड, जबलपुर नहीं, ये बिलासपुर जेल है, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। बिलासपुर के सेंट्रल जेल में ही थे ये 8 महीने तक, और वहां से ये रिलीज हुए थे 4 मार्च 1922 को। ठीक है, अब जो है ये उस दौरान जब जेल में थे तो इन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क किया, साहित्यिक काम किया। जब जेल में थे बिलासपुर के, तो इन्होंने रचना की थी पुष्प की अभिलाषा, जो कि इनकी बहुत फेमस रचना है। माना जाता है कि ये 14 फरवरी 1922 को जो है इन्होंने इसकी रचना की थी, पुष्प की अभिलाषा की। अब हालांकि कई लोग इसको 14 फरवरी ना मान के 18 फरवरी भी मानते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप दोनों चीजें याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में 14 फरवरी लिखा है, बहुत सारे बुक्स में 18 फरवरी को लिखा है, और किसी ने इस पर रिसर्च किया नहीं है, तो एक आंसर हम लेके नहीं चल सकते, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बाकी फरवरी 1922 में इन्होंने इसकी रचना की। कहाँ की? तो बिलासपुर जेल में। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पूरी नहीं सुनोगे तान, ये इनकी कविता का नाम है, और एक है पर्वत की अभिलाषा। जैसे पुष्प की अभिलाषा, वैसे पर्वत की अभिलाषा। तो ये 3 रचनाएं इनकी फेमस हुई थी, जो बिलासपुर जेल में इम्प्रिजनमेंट के दौरान इन्होंने रचना किया था। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक और चीज के लिए जाना जाता है, वो एडिटर थे, एक मैगजीन था जिसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर में बहुत सारी जो है ऐसी रचनाएं शामिल की जाती थी जो कि देश प्रेम की रचनाएं थी, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट जो है किस तरह से उनको एग्जिट होना है, और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए रचनाओं को शामिल किया जाता था कर्मवीर नाम के मैगजीन के लिए। ठीक है, तो उसके एडिटर थे माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है। 4 मार्च 1922 को ये वहां से वो रिलीज हो चुके थे। ठीक है, रिहाई हुआ था इनका। चलो, इस दौरान जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय कई बार एग्जाम में पूछता है कि छत्तीसगढ़ में किन किन नेताओं का आगमन हुआ था, तो आपको याद रखना है। एक तो बिलासपुर में विजिट किया गया 5 जुलाई 1921 को 3 नेता ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, और जो कि आगे चल के भारत के गवर्नर जनरल बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के भारत के फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट बने थे। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान देश की महानतम कवित्रियों में से एक थी, जिन्होंने झांसी की रानी नाम की एक फेमस पोयम लिखा, और बहुत सारे उनकी रचनाएं हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान भी जो है यहाँ आई थी बिलासपुर में 5 जुलाई 1921 में। ये वही टाइम था जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत में चल रहा था, और उसमें छत्तीसगढ़ में भी चल रहा था। रायपुर में विजिट किया था सेठ जमनालाल बजाज, जो कि एक नेशनल लेवल के जो है पॉलिटिशियन थे उस समय भारत के लिए, और मौलाना कुतुबुद्दीन, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया। जब वो मद्य निषेध कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां भी ये अरेस्ट हुए थे। ठीक है, तो ये रायपुर विजिट किया गया था मौलाना कुतुबुद्दीन के द्वारा और जमनालाल बजाज के द्वारा। ठीक है, तो ये नेताओं के बारे में एग्जाम में पूछता है कि बिलासपुर किसने विजिट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान विजिट करने वाले निम्नलिखित में से कौन से नेता थे। तो इन नेताओं का नाम आपको याद रखना है: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इधर रायपुर में सेठ जमनालाल बजाज और मौलाना कुतुबुद्दीन। आगे बढ़ते हैं। जंगल सत्याग्रह हुआ था छत्तीसगढ़ में इसी दौरान, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, पंडित सुंदरलाल शर्मा की अगुवाई में। तो देखो, जंगल सत्याग्रह होता क्या है, उस समय अंग्रेजों ने जो है आदिवासियों पे, ट्राइब्स के ऊपर एक तरह से जंगल में एंट्री के लिए उनको बैन कर दिया गया था। अब आप जानते होंगे, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग हैं, उनका पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ जो है फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स है उन पे डिपेंडेंट है, वहाँ के सूखी लकड़ियों पे, उनकी पूरी लाइफ जो है जंगल के अंदर में ही है। उसके बावजूद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदिवासियों को, ट्राइब्स को जो है जंगलों में एंट्री लेने के लिए, वहाँ के जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूज करने के लिए एक तरह से उसको बैन कर दिया गया उनको। इसको बोला
गया, जंगल कानून लाया गया। ठीक है, तो इसको जब ये किया गया तो उसके अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट किया गया और उसी को हमने नाम दिया है जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही हिस्सा है और भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो है ये जंगल सत्याग्रह चले थे। अगर हम बात करें सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह का, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आप लोग को थोड़ा सा एडिट करके दे दूंगा। नगरी नाम है ना, सिहावा नगरी। ठीक है, तो ये नगरी जो है जगह का नाम है सिहावा एरिया, और नगरी जो एरिया है ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वर्तमान में। पहले तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, डिस्ट्रिक्ट नहीं थी धमतरी। अब आज के डेट में धमतरी एक जिला है, तो वहां पे नगरी जो ब्लॉक है वहां पे ये पड़ता है। ठीक है, तो उसी को बोला गया सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ये हुआ था 21 जनवरी 1922 को। ठीक है, तो ये डेट सबसे पहले पूछता है 21 जनवरी 1922 को जो है हुआ। कहाँ हुआ? तो सिहावा में हुआ, नगरी वाला क्षेत्र में, धमतरी में। इसका जो मेन सेंटर था वो नगरी नाम का जो गांव है वहां पे था। ठीक है, इसी से नाम से ही पड़ा हुआ है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। क्या कॉज था? तो ब्रिटिश रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड यूज ऑफ फॉरेस्ट फॉर ट्राइबल्स, तो इनको जो है बैन कर दिया गया था। जो इनिशियल लीडर्स थे, इनका नाम था श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, जो कि अभी मैंने बताया था कि सत्याग्रह जो आश्रम है वहां इनको ट्रेन किया गया था। श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभा राम साहू, बाली ठाकुर, ये सभी नेता जो है इनिशियल लीडर्स थे इस जंगल सत्याग्रह के। लेकिन इनको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, जैसे ही ये अरेस्ट हुए थे तो इनके बाद में जो है इसको लीड करने के लिए आए पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है नगरी सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के लीडर कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को आंसर ले लेता है। उसका बेसिक रीजन ये था कि ये पहले ही दिन ये अरेस्ट हो गए थे सारे नेता, तो उसके बाद में जो लीडरशिप था वो चला गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा के पास, और उनके जो सपोर्टर्स थे उनका नाम था, या जो एसोसिएट्स थे उनका नाम है नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इनके द्वारा जो है ये लीड किया गया था। तो प्रमुख लीडर थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, अब इसकी कहानी बस ये है कि जैसे ही आदिवासी जो लोग थे या ट्राइब्स थे, उन्होंने इसको जंगल कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की और उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा लाया और उसको जो है जलाने के लिए, जो लकड़ी का एक टुकड़ा भी लाने के लिए जो मनाही था उसका उन्होंने विरोध किया, और फाइनली वो जंगल में प्रवेश करते हैं और जंगल कानून को तोड़ देते हैं। उसके बाद में जो है जंगल सत्याग्रह जो है शुरू हो जाता है, और जैसे जंगल सत्याग्रह शुरू होता है उसके तीसरे ही दिन जो है बहुत सारे लोगों का जो है गिरफ्तारी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो जिन्होंने इसका दमन किया, सप्रेशन जिसके द्वारा किया गया, वो दमन करता थे, जिन्होंने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, उनका नाम था, आईसीएस ऑफिसर थे बेली। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे जो एसडीओ के पोस्ट पे थे उस समय, सब डिविजनल ऑफिसर बोल सकते हो। जनार्दन प्रसाद थे जो कि सर्कल इंस्पेक्टर थे उस टाइम में, और एक सब इंस्पेक्टर थे जो भारतीय थे, जिनका नाम था, दोनों भारतीय थे, जनार्दन प्रसाद और राम दुलारे, पंडित राम दुलारे इनका नाम था। तो ये तीन अधिकारी थे जिन्होंने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद में जो है बहुत सारे लोगों का जो है अरेस्ट हुआ, जिसमें से एक नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाद में ये भी अरेस्ट हुए और उनको 1 साल की जेल हुए। नारायण राव मेघावाले जो है उनको भी जो है अरेस्ट किया गया और इनको 8 महीने की जो है इम्प्रिजनमेंट हुआ था। तो ये दो नेता का नाम आपको ध्यान में रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले, जो दोनों की जो है गिरफ्तार हो गए थे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया था। बाद में जो है इनके ऊपर ये माना जाता है कि लगभग 33 के आसपास में जो प्रोटेस्टर थे उनको 3-3 महीने की सजा हुई थी। जो 6 अलग अलग सत्याग्रही थे उनको 6-6 माह की जो है सजा हुई थी। और बाद में जो है सुंदरलाल शर्मा को 1 साल और नारायण राव मेघावाले को 8 महीने। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन दो नेताओं का जो है इम्प्रिजनमेंट का जो ड्यूरेशन है वो आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये मेन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसी बीच जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा चौरा चौरी कांड। तो चौरा चौरी में जो है हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो ये धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वहीं पे जाके खत्म हो गया था, और बाद में पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऊपर जो है आईपीसी की धारा 108 के तहत जो है इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में इनको जेल पे डाल दिया गया था। ठीक है,
चलो अब हम बात करते हैं जब पंडित सुंदरलाल शर्मा अरेस्ट हुए थे तो वो जेल में उनका दिन कैसे रहा और उन्होंने क्या किया, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक तो उनको अरेस्ट किया गया था 12 फरवरी 1922 को। देखो चौरा चौरी का जो कांड था ये 5 फरवरी को हुआ था, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली हुआ क्या था, एक गोरखपुर जिला है ना, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक रेफरेंस दे दूं। गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक चौरा चौरी करके, एक चौरी चौरा या चौरा चौरी नाम से एक प्रांत है, संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आता है। तो वहां पे ये जो चौरी चौरा थाना है, वहां पर विदेशी कपड़ों का एक बड़ा सा बाजार लगा हुआ था, साथ ही साथ वहां पे शराब और अल्कोहल जो है बिक रहा था। उसी समय जो है 2 फरवरी 2 फरवरी के दिन जितने भी जो प्रोटेस्टर थे वो जाते हैं शराब की दुकान में, और वहां पर जो है जो विदेशी कपड़े हैं उसका तिरस्कार करते हैं, और बाद में जो है उस दुकान के सामने में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें जो है पुलिस द्वारा उनको पीटा जाता है और कुछ वॉलेंटियर्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उसी में जो है कई लोगों की जो है घायल हो जाते हैं, और वहां पर लगभग 2000 से 2500 लोग बाद में जाकर के फिर से प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब कि ये 4 या 5 फरवरी के आसपास की घटना है, ठीक है। मतलब 4 फरवरी को ये घटना घटती है, और जब 2500 लोग वहां पे वॉलंटियर जो इकट्ठा होते हैं तो पुलिस स्टेशन के सामने जो है नेताओं को जो है रिलीज करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग गिरफ्तार हो गए थे। जब रिलीज नहीं किया गया तो भीड़ जो है भड़क जाती है और पुलिस वालों पर वो अटैक कर देती है, जिसमें बहुत सारे जो है पुलिस वाले जो है मारे जाते हैं। लगभग बोला जाता है कि 23 पुलिस वाले जो है वहां पे मर जाते हैं, ठीक है। थाने के घेराव करके जब उसको जला दिया जाता है, बल्कि जिंदा जला दिया जाता है। इस चीज को लेकर के महात्मा गांधी बहुत आहत होते हैं, और उनका मानना था कि अहिंसा का आंदोलन होना चाहिए था, लेकिन मेरे तरफ के लोगों ने जो है हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया, इसलिए मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूं। ऐसा करके वो 5 फरवरी के दिन जो है वो आंदोलन को वापस ले लेते हैं, और तभी से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो जाता है। हालांकि बहुत सारे जो नेता हैं वो महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन उस समय में बिल्कुल ऐसे मोड़ में था जहां ब्रिटिश की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन महात्मा गांधी उस घटना की वजह से उसको वापस ले लेते हैं। खैर 12 फरवरी 1922 को जो है बहुत सारे अरेस्ट होते हैं लोग अलग अलग क्षेत्र से, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा भी अरेस्ट हो जाते हैं। बाद में उनके ऊपर मई 1922 में ट्रायल चलाया जाता है। उनके ऊपर जो है एक तरह से बोल सकते हो कि जो मुकदमा है वो चलाया जाता है, और उनके ऊपर अलग अलग चार्जेस लगा करके आईपीसी की धारा 108 के तहत उनको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट, और मतलब कि इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है। जब वो यहाँ जेल में रहते हैं तो एक मैगजीन निकालते हैं जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्म स्थली। अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी जो है जेल में ही पैदा हुए थे, कंस ने उनके माता पिता को जो है जेल में रखा था, तभी वो पैदा होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम ही रखा गया श्री कृष्ण जन्म स्थली, या इसका एक और नाम था जेल पत्रिका, जेल मैगजीन भी रखा गया, ठीक है। ये जो है सेंट्रल जेल रायपुर में लिखा गया, और इसमें टोटल 18 पेज होते थे, और ये एक हैंड रिटन मैगजीन था, क्योंकि उस समय अब जेल के अंदर में तो प्रिंटिंग हो नहीं सकता था, तो हाथ से लिखा गया मैगजीन था, जो कि इनके द्वारा जो है पब्लिश किया जा रहा था, समझो जेल के अंदर से ही, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। तो कई बार ये एग्जाम में पूछता है कि जेल पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया, तो याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। कहाँ से निकाला जाता था, तो सेंट्रल जेल रायपुर से निकाला गया। कितने पेज के होते थे, तो 18 पेज के, और किस तरह का मैगजीन था, हैंड रिटन मैगजीन था। इतनी बातें आपको जेल मैगजीन के बारे में या जेल पत्रिका के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रायपुर पॉलिटिकल काउंसिल सेशन। अब ये जो है रायपुर जिला का जो है एक राजनीतिक सम्मेलन था, रायपुर का पॉलिटिकल काउंसिल सेशन माना जाता है, जो कि बहुत फेमस जो है काउंसिल सेशन है ये, या इसको रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था 23 मार्च 1922 को, ठीक है। एक सेकंड, मार्च नहीं है इसको,
ठीक। तो ये जो है 23 मार्च 1922 को जो है ये हुआ था रायपुर में। इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था श्री उमाकांत बलवंत घाटे। ठीक है, श्री उमाकांत बलवंत घाटे। ये छिंदवाड़ा के एक वकील थे जो इसके अध्यक्ष थे रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के। तो इसके अलावा जो है एक वेलकम चेयरमैन बनाया गया, स्वागत समिति के अध्यक्ष इसको बोला जाता है, स्वागत कमेटी के चेयरमैन, स्वागत समिति के अध्यक्ष। तो एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, तो श्री उमाकांत बलवंत घाटे थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ रायपुर रीजन। रायपुर क्षेत्र के लोगों में जो है एक तरह का अवेयरनेस फैलाना था आजादी की लड़ाई को लेकर के। लेकिन उसी समय जो है इसमें अरेस्ट हुए थे पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अब क्या रीजन था कि ये अरेस्ट हो गए थे, तो उसका मेन रीजन ये था, इन्होंने जो है जब ये राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था तो वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी थे दो, जिनका नाम था C.A. क्लार्क, जो कि उस समय डिप्टी कमिश्नर थे, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, और इसके अलावा पुलिस कप्तान थे, वो बोल सकते हो कि वहां के जो है वो कप्तान थे, कैप्टन थे जोन्स। ठीक है, तो इनके द्वारा आज के डेट में इसको आईपीएस अधिकारी बोल सकते हो आप किसी भी जिला के लिए, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे C.A. क्लार्क, जो कि डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पे थे उसको, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, डीएम बोल सकते हैं इसको। तो ये आईएएस समझ लो आज का, और इसको आईपीएस समझ लो। तो ये दोनों अधिकारी चाहते थे कि वहां पे उनको फ्री में पास दिया जाए ताकि वो उस सम्मेलन में एंट्री ले सके। इस चीज के लिए जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ने उनको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि आपको इस सम्मेलन में अलाउ नहीं किया जाएगा, और उसकी वजह से बाद में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंडित रविशंकर शुक्ल को। ठीक है, बाद में जो है ये बहुत लंबा चौड़ा इंसिडेंट हुआ था सिटी मजिस्ट्रेट के सामने। ये आदेश से जो है पंडित रविशंकर शुक्ल को जब रायपुर का आज के डेट में जो सिटी कोतवाली है जो फेमस है वहां पर ले जाया गया था, और वहां पे बहुत सारे जनता जो है एकत्रित हो गई थी, और बहुत गुस्से में जो है पूरा घेराव किया गया था कोतवाली के आसपास के क्षेत्र का। यहाँ तक के बोला जाता है कि वहां पे पुलिस की जो है गोली चलाने के लिए तैयार थी, लेकिन बाद में ई राघवेंद्र राव, माधवराव सप्रे और कुछ वामन राव लाखे जैसे जो नेता थे उन्होंने भीड़ को जो है शांत किया था। बाद में जो है अगले नेक्स्ट डे जो है गांधी चौक में एक जुलूस निकाला गया, जहां पे लगभग 200 लोगों ने जो है गिरफ्तारी दी थी, और बाद में पंडित रविशंकर शुक्ल को मजबूरन जो है गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया था। तो ये सारे इंसिडेंट जो है उस समय हुआ था। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें याद रखना है, एक तो ये कि ये जो है रायपुर में हुआ, इसके अध्यक्ष थे श्री उमाकांत बलवंत घाटे, इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जिनको अरेस्ट किया गया था। बाद में क्यों अरेस्ट किया गया था, तो उन्होंने जो फ्री एंट्री पास है वो उसके लिए रिफ्यूज कर दिया था, और रिफ्यूज किसके लिए किया गया था, ताकि ये दो लोग जो है C.A. क्लार्क और कैप्टन जोन्स, ये दोनों एंट्री ना ले सके उस राजनीतिक सम्मेलन में। ठीक है, बाद में जो है इनको रिहा कर दिया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल को नेक्स्ट डे। इसके प्रोटेस्ट के सपोर्ट में जो है जो 16 कांस्टेबल्स थे जो कि रायपुर के आम पुलिस के हिस्से थे, उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रोटेस्ट के जो है समर्थन में आकर के। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में स्वराज दल के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में किस तरह से स्वराज जो है दल को एस्टैब्लिश किया गया, और बाद में आने वाले जो इलेक्शन है उसमें स्वराज दल का क्या स्थिति रहा, छत्तीसगढ़ में कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन से लोगों ने स्वराज दल के लिए इलेक्शन लड़ा, उन सब चीजों के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन का जो मेन इंसिडेंट्स था वो लगभग यही तक था, सब जो रायपुर पॉलिटिकल काउंसिल सेशन तक। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान था, उसमें हम 1923 से आगे की तरफ जाएंगे, और स्वराज दल वगैरह के बारे में जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इसका जो पीडीएफ है पिछले 3 दिनों का क्लास का पीडीएफ मैं एक साथ अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, तो वहां आप लोग ये पीडीएफ को देख सकते हो। हाँ, नोट्स है यार, इसका जो नोट्स मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा था वो तो अभी मैं आधे एक घंटे में आप इसको अपलोड कर दूंगा, तो वही ऐप से आपको मिल जाएगा। रही बात रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जो है अपलोड हो जाता है जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी, उसके बाद में मेरे ख्याल से 1 आध घंटे के अंदर में अपलोड हो जाता है लाइव वाले सेक्शन में। ठीक है, तो वहां से आप उसको फिर से आप देख सकते हो, और नोट्स को मैं जो है आपके पीडीएफ वाले सेक्शन में जो है अपलोड कर दूंगा।
ठीक है, चलो।